हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है, आप देख भी सकते हो अपने सामने एक पिक्चर। और वो पिक्चर है, किस चीज़ का पिक्चर है मैम? ये तो मैंगो है। मैंगो के अंदर क्या है? मैंगो के अंदर है सीड। तो हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं? सीड्स। यानी कि हम ना सिर्फ सीड को पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और उसका जर्मिनेशन भी पढ़ेंगे कि कैसे ये प्रोसेस से सीड बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ सीड? सीड होता क्या है? देखो, सीड को जर्मिनेट करने से पहले हम अपना नॉलेज रिफ़्रेश करें कि एक्चुअली फ्रूट, सीड एंड ग्रेन है क्या। अगर आप लोगों को याद है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो भी ओवरी है, मैंने ये चैप्टर में आपको पढ़ाया था। ये देखिए, यहाँ पे फोटो भी है। ये वाला पार्ट ओव्यूल है और ये वाला पार्ट ओवरी है। देखो, ओव्यूल जो होता है वो आगे चल के सीड बनता है। ओव्यूल आगे चल के क्या बनने वाला है? सीड। और ओवरी आगे चल के क्या बनने वाला है? फ्रूट। तो ये दो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर करिए। ओवरी आगे चल के क्या बनने वाली है और ओव्यूल आगे चल के क्या बनने वाला है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्योंकि ये प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर इस पार्ट को अच्छे से करना आप लोग, ओके। और इसकी मार्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कमिंग बैक टू दिस चैप्टर, डेफिनेशन अगर पूछें, व्हाट इज़ अ फ्रूट? इट इज़ द एनलार्ज राइपेंड ओवरी। ठीक है, जो ओवेरियन वॉल फॉर्मिंग होता है वो फ्रूट वॉल बनता है, या फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड एंड हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। ये याद रखना। सीड इज़ द राइपेंड ओव्यूल। इट कंटेन्स एन एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। यानी कि सीड जो होता है, वही जो ये ओव्यूल होता है, ये राइपेंड हो जाता है, पक जाता है। पक के क्या बनने वाला है? सीड। ठीक है, उसी से एम्ब्रियो डेवलप होता है और उसी से पेड़ बन जाता है। और ग्रेन क्या होता है? ग्रेन इज़ एक्चुअली अ फ्रूट। ये तो आज तक आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ग्रेन जो होता है वो एक्चुअली एक फ्रूट ही होता है, ओके। इन विच द फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर फ्यूज टुगेदर। यानी कि जो फ्रूट का वॉल है और जो सीड की कोटिंग है वो फ्यूज़ हो गई, ओके। और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। जैसे कि नहीं, मेज़ है, वीट है, यानी ये सब दाल चावल, ये सब क्या है? ग्रेन्स है ना। अब मोर अबाउट सीड पढ़ो। इट इज़ अ मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड क्या होता है? मैच्योर ओव्यूल। ये टॉपिक तो मैंने बार बार बताया। इट कंटेन्स अ टाइनी लिविंग प्लांट। द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द फ्यूज सम न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये पार्ट अगर आप लोग भूल गए तो मैंने बताया था ना, डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना प्लांट में। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन, देखो यहाँ पे भी न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे मतलब ये जो स्पर्म के न्यूक्लियस होते हैं ये अंदर चले जाते हैं और फिर फ्यूज स्पर्म न्यूक्लियस एंड द एग न्यूक्लियस से मिल के एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, याद रखना। फिर द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ रेडिकल जो फ्यूचर रूट बनने वाला है, और प्लूम्यूल फ्यूचर शूट। देखो, अगर मैं ये सीड बनाऊँ, ये सीड है, ठीक है, याद रखना। रेडिकल और प्लूम्यूल, जो रेडिकल वाला पार्ट होता है ना सीड का, नीचे जाता है, ये रेडिकल है। और ये आगे चल के क्या बनने वाला है? रेडिकल आगे चल के रूट बनने वाला है। देखो, आर से रेडिकल, आर से रूट, ऐसे याद रखना। और रेडिकल तो नीचे ही जाएगा ना, रूट तो नीचे ही बनेगा लॉजिकली, ऊपर तो बनता नहीं है। और जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है, समझो ये प्लूम्यूल है, ये जाके शूट बनेगा, आगे चल के शूट बनेगा। तो पहले तो ये अपना माइंड में सेट कर लीजिए। एम्ब्रियो रिमेन्स इनएक्टिव। और यहाँ एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ रेडिकल फ्यूचर रूट जो होता है, प्लूम्यूल फ्यूचर शूट होता है, एंड कॉटिलिडॉन्स और सीड जो होते हैं, इसके अंदर कॉटिलिडॉन्स होते हैं ना। आपको पता है कि सीड डाइकोटिलिडॉन, मोनोकोटिलिडॉन होते हैं, जो भी होते हैं ये कॉटिलिडॉन्स और सीड लीव्स, ये फ्यूचर लीव्स बनते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। द एम्ब्रियो रिमेन्स इन एन एक्टिव डॉर्मेंट स्टेट बट अपॉन एक्सपोजर टू फेवरेबल कंडीशन इट जर्मिनेट्स। ठीक है, द सीड में ऑल्सो कंटेन एंडोस्पर्म विच इज़ द फूड मटेरियल। जो एंडोस्पर्म होता है वो फूड मटेरियल होता है सीड का। एंडो मतलब अंदर वाला। फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ऑब्वियसली ना, अब ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट होता है। जैसे बच्चा पेट में होता है तो उसको भी एम्ब्रियो के अंदर रहता है, उसको भी नरिशमेंट मिलता है ना, जैसे ना अम्बिलिकल कॉर्ड से या प्लेसेंटा में उसको नरिशमेंट मिलता है। तो वैसे उसी तरह सीड को भी नरिशमेंट चाहिए, वो भी बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, यस ना, तो उसको भी नरिशमेंट चाहिए।
ओके, मूविंग फर्दर, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड्स बहुत सारे साइज़ के होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। लार्जेस्ट सीड जैसे कोकोनट जो होता है, इसका जो सीड होता है बहुत बड़ा होता है, ओके। और मैंगो वगैरह का थोड़ा बड़ा होता है, और पॉपी वगैरह सीड्स तो बहुत ही छोटे होते हैं। स्ट्रॉबेरी सीड्स वगैरह बहुत छोटे होते हैं, जो मतलब बहुत ही कभी कभी तो दिखते भी नहीं, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सीड्स बताओ तो ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म सीड्स आर क्लासिफाइड एज एल्बुमिनियस या एंडोस्पर्मिक, ठीक है, एल्बुमिनियस भी बोल सकते हैं। इन सच सीड्स कॉटिलिजॉन्स आर थिन एंड मेम्ब्रेनियस एंड एंडोस्पर्म परसिस्ट। तो इस जो एल्बुमिनियस होते हैं, एंडोस्पर्मिक जो सीड्स होते हैं, इसमें जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं वो थिन होते हैं, इसके जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं वो थिन होते हैं। और एग्जांपल मोनोकॉट एल्बुमिनियस सीड्स, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं मिलेट्स, पाम, सीरियल्स। लेकिन डाइकॉट एल्बुमिनियस सीड्स होते हैं पॉपी, कस्टर्ड एप्पल, ये सब। एक्स एल्बुमिनियस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स भी होते हैं, ओके। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में द कॉटिलिडॉन स्टोर्स फूड एंड बिकम्स थिक एंड फ्लैशी। तो एक्स एल्बुमिनियस में ये थिक एंड फ्लैशी होता है, क्या चीज़, कॉटिलिडॉन थिक एंड फ्लैशी होता है। इसके कॉटिलिडॉन कैसे होते हैं, थिन एंड मेम्ब्रेनियस होता है। ये डिफरेंस भी आ सकता है ना, तो इनके एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हैं। मोनोकॉट एक्स एल्बुमिनियस सीड्स, इसमें वेलिसनेरिया, ऑर्काइड्स, अमोर्फोफैलस। डाइकॉट एक्स एल्बुमिनियस सीड ग्राम, पी, मैंगो, मस्टर्ड होता है, ठीक है, क्लियर। अगर ब्रॉडली द सीड्स आर ऑफ टू काइंड्स, ओके, ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें तो सीड्स दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, मोनोकॉटिलिडॉन एंड डाइकॉटिलिडॉन। मोनोकॉटिलिडॉन सीड्स जो होते हैं इनमें एक ही सीड जो है एक कॉटिलिडॉन होता है, और डाइकॉटिलिडॉन सीड में इसमें 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। नहीं, आप लोग देख लो ना, अगर आप एक मेज़ ले लो या राइस ले लो, उसको आप तोड़ नहीं सकते हो। मेरे पास चना, रुको मैं आपको दिखा देती, ये देख लो आप, यहाँ पे ये डाइकॉटिलिडॉन है, 2 कॉटिलिडॉन्स है ना, ये सुनो, 2 कॉटिलिडॉन्स है कि नहीं। मटर वगैरह, अब मटर वगैरह को ऐसे 2 में कर सकते हो ना, तो डाइकॉटिलिडॉन। जो नहीं 2 में कर सकते वो मोनोकॉटिलिडॉन। अब बीन सीड देख लो, बीन सीड में देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन, जैसे ब्रॉड बीन, लीमा बीन, नहीं राजमा, और सफ़ेद वाला राजमा, वो सफ़ेद वाले नहीं मूंग, और ग्रीन मूंग, फ्रेंच बीन। तो बहुत सारे बीन्स होते हैं, बट जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड इज़ द सेम। मतलब किडनी शेप टाइप की सीड नहीं होते उनके, वैसे होते हैं ना। एक कॉन्केव एंड कॉन्केव साइड भी होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स है। तो जो कॉन्वेक्स साइड ये वाला पार्ट हुआ, कॉन्केव साइड ये वाला पार्ट हुआ, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अब इसका आप लोग प्लीज़ एक डायग्राम ज़रूर पढ़ के जाइए एग्ज़ाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन एटलीस्ट 70-80% आता ही है। इसकी मार्किंग आप लोग देख लीजिए। ये जो पार्ट होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, सीड कोट कंसिस्ट, ये जो सीड कोट है, और इसको हम इस कंसिस्ट ऑफ टेस्टा। तो आउटर मोस्ट हार्ड ब्राउनिश कवरिंग होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टा। क्या कहते हैं, टेस्टा। तो टेस्टा क्या करता है, जो अंदर का डेलिकेट पार्ट है, जो अंदर का डेलिकेट पार्ट है उसको क्या करता है, अंदर के डेलिकेट पार्ट को इंजरी से या अटैक ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस से बचाता है, समझे। जो ये आउटर हार्ड कवर पे टेस्टा होता है, टेस्टा प्रोटेक्ट करता है इनर वाले पार्ट को, किससे, इंजरी से, बैक्टीरिया के अटैक से, फंगस इंसेक्ट के अटैक से, ठीक है। फिर एक पार्ट होता है इसका टेगमेन, ये देखो, ये टेगमेन देखो, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये थिन लेयर लाइंग नेक्स्ट टू द टेस्टा, मतलब अगर ये टेस्टा है, ये आउटर वाला पार्ट टेस्टा है, अगर हम सीड को ओपन करें तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, टेगमेन हुआ ना, ये वाला पार्ट टेगमेन हुआ, ओके। इट इज़ अ थिन लेयर लाइंग नेक्स्ट टू द टेस्टा एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये भी प्रोटेक्टिव इन नेचर है। नेक्स्ट इज हाइलियम, इज अ डिस्टिंक्ट ब्रिटिश ओवल स्कार ऑन द कॉन्केव साइड। हाइलियम क्या होता है, ये देखिए, हाइलियम आप लोग देख सकते हैं, ये वाला, और यहाँ अंदर यहाँ पे मार्क्ड है, ये थोड़ा ब्रिटिश ओवल स्कार होता है कॉन्केव साइड ऑफ द सीड, ये कॉन्केव साइड ऑफ द सीड है, वहाँ पे होता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द स्पॉट विद द ओव्यूल, जो नाउ द सीड वॉज अटैच टू द ओवरी थ्रू द प्लेसेंटा, मतलब यहीं से ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से अटैच था, इसलिए वो स्कार बन गया, समझे। अब टाइनी पोर कॉल माइक्रोपाइल,
अब यहाँ पे माइक्रोपाइल ये वाला टाइनी पोर है, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये जो है इज सिचुएटेड क्लोज टू द हाइलम। हाइलम इधर है, उसी के पास ये टाइनी पोर है। इट मार्क्स द ओपनिंग थ्रू विच द पोलन ट्यूब हैड एंटर। अगर आप लोग लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ देखना, पॉलिनेशन वाला। तो यही हाइलम से, हाइलम के पास हमारा माइक्रोपाइल है, उसी से वही वो ओपनिंग था जिससे पोलन ट्यूब ने ओवल में एंट्री की थी। और माइक्रोपाइल सर्व्स टू फंक्शंस। अगर हम उसको सोक करें पानी में तो सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द माइक्रोपाइल। एक्चुअली वो नहीं, वहीं से पानी अंदर जाता है और मेक्स द अवेलेबल एम्ब्रियो फॉर जर्मिनेशन। वहीं से एक्चुअली जर्मिनेशन के लिए वो उसको रेडी करता है। इट प्रोवाइड्स फॉर द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, पहला फंक्शन तो हो गया। दूसरा फंक्शन, इट प्रोवाइड्स फॉर द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो रेस्पिरेटरी के लिए जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, यहाँ से ही डिफ्यूजन होता है। बिलो द सीड कोट आर 2 थिक कॉटिलीडॉन्स, है ना। सीड कोट के अंदर 2 थिक कॉटिलीडॉन्स है। कौन कौन से? ये देखिए, सीड कोट के अंदर 2 थिक कॉटिलीडॉन्स है कि नहीं? राइट है मैम। इसके अंदर फूड होता है फॉर द एम्ब्रियो और वो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए, अगर आप लोग केयरफुली एक सीड को 2 में कर दो, 2 कॉटिलीडॉन्स दिखेंगे। ओके, द टाइनी एम्ब्रियो कैन ईजिली बी सीन अटैच टू वन ऑफ द कॉटिलीडॉन्स। ठीक है, आप लोग देख सकते हो उसको। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, जैसे मैंने बताया था आप लोग को। एक है रेडिकल और दूसरा है प्लूम्यूल। रेडिकल नीचे की तरफ जाता है और क्या बनाता है? रेडिकल शूट बनता है। देखो यहाँ पे आप लोग, सॉरी, रेडिकल रूट बनता है आगे चल के। आर से रेडिकल, आर से रूट। देखो नीचे की तरफ जा रहा है, ये रूट बनेगा। और प्लूम्यूल जो है ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा और शूट बनेगा। समझे? ओके। द प्लूम्यूल कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम विथ अ पेयर ऑफ टाइनी लीव्स। यस और नो? देखो पेयर ऑफ टाइनी लीव्स है ना। ओके, ग्रोइंग बिटवीन देम। डू नॉट मिसस्पेल रेडिकल एज रेडिकल, विच इज़ अ टर्म इन केमिस्ट्री। ये अलग है। ओके, द रीजन ऑफ द एक्सिस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये दोनों पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का जो रीजन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। देखो ये दोनों पॉइंट का जॉइनिंग वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? एपिकोटाइल। क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। अब आगे बढ़े। द रीजन ऑफ द एक्सिस बिलो द कॉटिलीडॉन, जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को, ये दोनों जॉइंट हो रहे हैं रेडिकल, ये एपिकोटाइल हो गया। ये वाले पार्ट को हम हाइपोकोटाइल कहेंगे और ये जो पूरा जब नीचे जाता है इसको रेडिकल कहेंगे। तो प्लीज़ पहले एपिकोटाइल मार्क करना, फिर हाइपोकोटाइल मार्क करना, फिर रेडिकल मार्क करना। और इस लेयर में इसको टेस्टा मार्क करना और अंदर वाले लेयर को टेगमेंट। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। और एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों मैंने बता दिया और एग्जाम में इसका डायग्राम आ सकता है। नेक्स्ट है मेज ग्रीन। द मेज ग्रीन इज एक्चुअली अ सिंगल सीडेड फ्रूट इन विच द फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये मैंने शुरू में भी बताया था कि इसको इसीलिए ग्रेन बोलते हैं। इस टाइप के फ्रूट को हम ग्रेन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ फ्यूज टुगेदर हो जाती है, फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट। फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट। ठीक है, ऑन वन साइड ऑफ द ग्रेन अकर्स अ स्मॉल लाइट कलर्ड ओवल एरिया विच मार्क्स द लोकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड। ओके, अगर हम मेज ग्रेन को देखें, यहाँ पे देखिए आप लोग डायग्राम वाइज देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले जो मेज ग्रेन होता है ना, वो मोनोकोटिलीडोनियस होता है और सिंगल। आप लोग देख सकते हैं कोई मेज़ का दाना या चावल का दाना या आटे का दाना, इसका गेहूं का दाना, एक सिंगल, उसको तोड़ नहीं सकते आप 2 में, इसीलिए उसको मोनोकोटिलीडोनियस कहेंगे एंड एंडोस्पर्मिक कहेंगे। ठीक है, सम अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रेन आर राइस, व्हीट एंड ओट। ये सब सिंगल दाने होते हैं, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर, एक वन साइड ऑफ द ग्रेन अकर्स अ स्मॉल लाइट ओवल एरिया विच मार्क्स द लोकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड। ठीक है, ये देखें, ये दोनों आप लोग देख सकते हो, ये एक्सटर्नल फीचर्स देख सकते हो और ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन भी आप लोग देख सकते हो डायग्राम में।
यस और नो? राइट, देख रहे हो ना डायग्राम? ओके। और आप लोग को फोकस क्या करना है कि द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द क्रेन्स कंटेन्स लार्ज एंडोस्पर्म। तो ये वाला पार्ट एंडोस्पर्म हुआ, लार्ज पार्ट, यस और नो? लार्ज पार्ट एंडोस्पर्म हुआ। उसके बाद द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियोनिक पार्ट, द एंडोस्पर्म है और जो एम्ब्रियोनिक पार्ट है उसका, ये एक्चुअली रिच इन स्टार्च होता है। दे आर रिच इन एंडोस्पर्म, लिख दो, एंडोस्पर्म प्लस द एम्ब्रियोनिक पार्ट, दे आर व्हाट? दे आर रिच इन स्टार्च, दे आर रिच इन स्टार्च। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो आर रिच, द मेजर पार्ट ऑफ द ग्रेन कंटेन लार्ज, नहीं एक्चुअली यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ये कैंसिल आउट कर दें। सिर्फ एंडोस्पर्म इज रिच इन स्टार्च, जो एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो आर सेपरेटेड। एक्चुअली ज़्यादा करके एंडोस्पर्म में ही स्टार्च होता है, एम्ब्रियोनिक पार्ट में नहीं होता है। एम्ब्रियोनिक पार्ट में एक्चुअली बेसिकली ये दोनों को लेयर एक सेपरेट करती है, जिसको हम एपिथेलियल लेयर कहते हैं, ठीक है। एंड जो एंडोस्पर्म, और जैसे नहीं यहाँ पे देखिए ये एंडोस्पर्म लेयर है, ये एंडोस्पर्म है ना, ये एंडोस्पर्म है, इसमें स्टार्च होता है, फोकस करो इस पे स्टार्च होता है, ठीक है। और जो एंडोस्पर्म और ये जो एम्ब्रियोनिक पार्ट है, अब इन दोनों के बीच में एपिथेलियम है कि नहीं, ये एपिथेलियम इसको सेपरेट करता है, इसको एपिथेलियम इन दोनों को, ये पूरा देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये पूरा पार्ट एम्ब्रियो है और ये एंडोस्पर्म है। इन दोनों के बीच में जो उन दोनों को सेपरेट करता है वो है एपिथेलियम, वो है एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियल लेयर कह सकते हैं, एपिथेलियम। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म इज रिच इन प्रोटीन। देखो एंडोस्पर्म इज रिच इन स्टार्च, जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाला लेयर, इसको हम कहेंगे एंडोस्पर्म का आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ रिच इन वॉट? स्टार्च नहीं, प्रोटीन। तो ये कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे बन सकते हैं यहाँ पे। तो द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉटिलीडॉन, जो एम्ब्रियो, यहाँ पे 2 कॉटिलीडॉन नहीं मिलेगा आपको, सिंगल कॉटिलीडॉन। ये सब चावल के दाने या राइस के दाने, ये वीट के दाने में सिंगल कॉटिलीडॉन होते हैं, ओके। और उसके अंदर होता है क्या? स्क्यूटेलम, जो उसके कॉटिलीडॉन हम क्या कहेंगे? स्क्यूटेलम, क्या कहेंगे? स्क्यूटेलम, ठीक है। और रेडिकल एंड प्लूम्यूल, तो इसके अंदर कॉटिलीडॉन के जो पार्ट होता है उसमें ना स्क्यूटेलम भी होता है, जो कॉटिलीडॉन का पार्ट है, और उसके अंदर प्लूमूल भी मिलेगा आपको, रेडिकल भी मिलेगा। प्लूमूल आगे चल के क्या बनेगा? शूट, और रेडिकल आगे चल के क्या बनेगा? रूट, ठीक है। और द रेडिकल इज टूवर्ड्स द पॉइंटेड, कह सकते हो एंड इट इज एनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव शीट। ये जो एक प्रोटेक्टिव शीट है जिसको हम क्या कहेंगे? कोलियोरिजा, बोलो कोलियोरिजा। ये थोड़ा टर्म्स टफ है, लेकिन आप लोग को तो पढ़ना ही पड़ेगा, बायोलॉजी का नाम ही पढ़ना होता है। द प्लूम्यूल इज टूवर्ड्स द अपर ब्रॉडर रीजन ना, एक्चुअली वो एम्ब्रियोनिक रीजन से की तरफ है, और उसमें भी एक प्रोटेक्टिव शीट है जिसको हम कहते हैं कोलियोटाइप। देखो ये पूरा एम्ब्रियो है, ठीक है, ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो के बीच में एक लेयर है जिसको हम कहते हैं एपिथेलियम, ठीक है। जो एंडोस्पर्म है इट्स मेड अप ऑफ स्टार्च, और जो एंडोस्पर्म के आउटर लेयर या आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? एलियोरोन लेयर, जो इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। उसके बाद एम्ब्रियो में आइए, एम्ब्रियो में आपको स्क्यूटेलम दिखेगा, ओके, और प्लूमूल और रेडिकल दिखेगा। प्लूमूल ऊपर की तरफ जा रहा है एम्ब्रियोनिक की तरफ, और रेडिकल नीचे की तरफ जा रहा है, ओके। प्लूमूल के जो कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव शीट होती है, उसको हम कोलियोटाइल बोलते हैं, और रेडिकल की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, या प्रोटेक्टिव शीट को क्या बोलते हैं? कोलियोरिजा। तो ये सारे पार्ट को आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। ये एक मेज ग्रेन का डायग्राम है, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। तो मेजर डिफरेंस क्या है बीन और मेज में? बीन जो है 2 कॉटिलीडॉन्स का बना है और मेज 1 कॉटिलीडॉन का, यानी कि ये एक्चुअली डिफरेंस बता रहे हैं डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन के बारे में डिफरेंस बता रहे हैं ना। डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस बता रहे हैं, डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन।
डाइकोटिलीडॉन 2 कोटिलीडॉन्स का बनता है, मोनोकोटिलीडॉन 1 कोटिलीडॉन का बनता है। बीन में कोई एंडोस्पर्म नहीं होता है, मेज में लार्ज एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। बीन में लार्ज एम्ब्रियो होता है, मेज में स्मॉल एम्ब्रियो होता है। बीन का जो प्लूमुल लीव्स फोल्डेड होता है, मेज का एक्चुअली देखो, जो मैं मेज बोल रही हूँ ना, याद रखना, एम से मेज, एम से मोनोकोटिलीडॉन, और एक्चुअली मैं डिफरेंस बता रही हूँ डाइकोटिलीडॉन मोनोकोटिलीडॉन के बीच में। ओके, यहाँ पे प्लूमुल लार्ज होगा, यहाँ पे प्लूमुल वेरी स्मॉल होगा। हीलियम और माइक्रोपाइल, हाइलम और माइक्रोपाइल विजिबल होता है बीन्स में और या डाइकोटिलीडॉन्स में। मेज में या मोनोकोटिलीडॉन हाइलम और माइक्रोपाइल विजिबल नहीं होता है। यहाँ पे जो सीड बीन वगैरह में सीड सेपरेटली कंटेन्ड इन द फ्रूट कॉल्ड पॉड, सीड वॉल एंड द फ्रूट वॉल फ्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, जो इसीलिए ना उसको ग्रेन बोलते हैं। जो फ्रूट है एक्चुअली वो फ्रूट है, लेकिन उसमें सीड वॉल और फ्रूट वॉल जो है फ्यूज टुगेदर फॉर्म अ सिंगल ग्रेन विथ नो सेपरेटेड सीड। ठीक है, डन, वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सीड चैप्टर में, वो है जर्मिनेशन। व्हाट इज जर्मिनेशन स्टूडेंट्स? सुना तो होगा वर्ड जर्मिनेट, वर्ड तो आप लोगों ने कभी तो सुना होगा ना लाइफ में। व्हाट इज जर्मिनेशन? द सीड कंटेन्स अ डोरमेंट एम्ब्रियो, ओके। इन अ ड्राई सीड द एम्ब्रियो इज इनएक्टिव, एक्टिव नहीं होता है ड्राई सीड में। लेकिन अगर इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, अ पीरियड ऑफ रेस्ट, किसमें? जब वो ड्राई सीड होगा। लेकिन जैसे ही, मतलब ऊपर से तो मैंने कहा लाइफ नहीं, जैसे नहीं आप खड़ी मूंग वगैरह देखते हो, खड़ी मूंग जब तक वो ड्राई होता है ऐसा लगता है उसमें जान नहीं है। जैसे ही तुम उसको पानी में भिगो दो और एक दो मतलब पानी में भिगो के 6-7 घंटे बाद वो पानी से निकाल दो और उसको ऐसे ही ना किसी छन्ने पे रख दो, उसमें से ना आपको मूंग में से इस तरीके से जर्मिनेट हुआ से किल्ले निकलेंगे। ओके, ऐसे किल्ले निकलेंगे मूंग के, तो वो ये तो हो गया, वो जर्मिनेट हो गया। इसी को कहते हैं जर्मिनेशन, उसी से प्लांट बनेगा। फिर उसको फिर आप लोग सॉइल में सॉइल में उसको प्लांट कर, तो वो एक प्लांट बनेगा फिर मूंग का। आउटवर्डली मतलब वो ऐसे खड़ी मूंग वगैरह ना तुम देख लो, या आप लोग मटर वगैरह को भी ऐसे कर सकते हो, चने को कर सकते हो, भिगो दो 6-7 घंटे, उसके बाद उसको ना ऐसे बांध के रख दो या ऐसे ही एक छन्ने पे रख दो, उसके ना वो जर्मिनेट होने लगेगा। इस तरह वाइट से उसको किल्ले निकलेंगे। आउटवर्डली इट अपीयर्स टू बी विदाउट लाइफ, बट इनफैक्ट, और आपको अगर मैं दिखाना चाहती हूँ, रुको वेट, मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो जैसे मैं एक्चुअली अपने किचन गई थी मूंग ढूंढने के लिए। देखो, मूंग अगर ड्राई मूंग लोगे तो ना अलग दिखेगा, लेकिन अगर मूंग भिगोने के बाद ऐसे दिखेंगे आपको, है ना। ड्राई मूंग तो सूखे साके दिखेंगे, लेकिन भिगोने के बाद मूंग ऐसे हो जाते हैं ना, ये जर्मिनेट होने लगते हैं। अब यहाँ पे इसके ना किले पूरे निकले नहीं हैं, लेकिन आप गौर से देखो ना, ये वाला इसको गौर से देखिए आप लोग, दिख रहा है? इसको गौर से देखिए, ये जर्मिनेट हो चुका है। देखिए इसको अगर मैं, और ये बहुत प्रोटीनीशियस होती है। देखिए, ये देखिए, ये देखो आपको ये क्या दिख रहा है? ये हमारा प्लूमुल है और रेडिकल है, दोनों चीज़ें आपको दिखेंगी आगे चल के, है ना। यही आगे चल के प्लांट बनेगा हमारा। ठीक है, तो समझ में आया कि ऐसे तो ये वाले खड़ी मूंग तो बिना भिगोए तो एकदम से ड्राई होती है ना। ये डाइकोटिलीडॉन है। अगर मोनोकोटिलीडॉन सीड देखना है आपको, तो वो तो एक देखो चावल वगैरह इस तरह नहीं होते, है ना। ये मोनोकोटिलीडॉन होते हैं, डाइकोटिलीडॉन नहीं होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कि होता क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है? पानी है, ज़रूरी है, अदरवाइज वो डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं। आपको डाइकोटिलीडॉन और भी एग्जाम्पल चने वने के दिखाने, तो मेरे पास यहाँ चने रखे हैं। तो यहाँ पे अच्छे से किले देख सकते हैं ना, ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ये मैंने भिगोए थे। ठीक है, आपको रेडिकल भी दिख रहा होगा, देखो ऊपर से रेडिकल भी दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है आपको। सीड की कोट वगैरह भी दिख रही है, टेस्टा भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना। अगर मैं एक चने का एग्जांपल देखो मेरे पास चना है। अब ये चना है, ये भी डाइकोटिलीडॉन है। क्यों चने डाइकोटिलीडॉन क्यों है? देखो इसको हम तोड़ सकते हैं, है ना, लेकिन एक चावल को हम तोड़ नहीं पाएंगे। अब मैं अगर कहूँ कि इस चावल के दाने को तोड़ के दिखाओ, एक का दो नहीं कर पाऊँगी। चने को तो मैंने आराम से कर दिया, है कि नहीं। एक चने के दाने को तो आराम से हम दो कर देंगे, है कि नहीं। ये सारे सीड ही हैं एक्चुअली। ठीक है, चलो खा लेते हैं चने, गुड फॉर हेल्थ।
ठीक है। हाँ, ये वाले जो भिगोए हुए मूंग होते हैं ना, ये भी बहुत हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप खड़े मूंग को देख लो तो वो अभी डॉर्मेंसी पीरियड में होंगे, ठीक है, यानी कि पीरियड ऑफ रेस्ट। लेकिन जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ उसमें होते रहती है, ठीक है। और ड्राई सीड्स कंज्यूम ऑक्सीजन भी एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड भी, यानी कि ड्राई सीड को ये मत समझो कि उस सीड में जान नहीं है, होती है उसमें भी, ओके। लेकिन बोथ आर इन एक्सट्रीम माइन्यूट क्वांटिटीज, दे रिलीज सम हीट एज वेल। लेकिन जैसे हम उसको अंडर प्रॉपर कंडीशंस डोरमेंट एम्ब्रियो अवेकन्स, जैसे अगर हम उसमें पानी में डालें तो वही सूखे मूंग ऐसे फिर इस तरीके से बन जाते हैं, इसमें जर्मिनेशन होने लगता है। तो एक जर्मिनेटेड सीड का एग्जांपल मैंने तो अभी दिखाया था आपको, इनमें जर्मिनेशन हो चुका है, किल्ले निकल रहे हैं, जर्मिनेशन हो चुका है, ठीक है। एंड जर्मिनेशन फिर क्या है एग्जैक्ट डेफिनेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग डेवलप फ्रॉम अ एम्ब्रियो, ठीक है। A fresh seed from a plant normally does not germinate even if the condition for germination are favorable. It must pass through a period of dormancy during which it undergoes physiological maturation. पीरियड ऑफ डोरमेंसी का जाना ज़रूरी है। तो एक्चुअली क्या कंडीशंस है नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन? सबसे पहला तो पानी है, उसके बाद सूटेबल टेम्परेचर है, एयर ऑक्सीजन है, एंड नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। यानी कि ये जो किल्ले भी निकले ऐसे ही नहीं निकले हैं, ऐसे ही निकले, इसको प्रॉपर हमने इसको ना पहले भिगोया था, इसको प्रॉपर कपड़े में बांधा था, तब जाके ये स्टेज पे आया है, ठीक है। तब जाके इसके इस तरीके से ये जर्मिनेट हुआ है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे हम उसको पानी में, जब उसको पानी मिलता है ना सीड को फ्रॉम द एनवायरनमेंट या सॉइल या कोई भी नेचुरल कंडीशन से, तो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है ओवर द सरफेस मेनली थ्रू द माइक्रोपाइल। तो इसके ऊपर जो माइक्रोपाइल होता है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। और दो मेन यूजेस हैं, द स्वीट जो पहले सूखा साखा होता है, बाद में ये वो स्वेल होने लगता है ना, वो स्वेल होने लगता है। और फिर स्वेल होने के बाद याद रखना आपको कि जो कोटिंग है उसकी रप्चर होने लगती है। जो पहले सूखा साखा सीड, अब देखो उसकी कोटिंग निकलने लगती है, आप लोग नोट कर सकते हो। तो कोटिंग निकल गई, ये देखिए कोटिंग निकल गई, देखो सारी कोटिंग ये निकल सकती है क्योंकि अब ये इसकी कोटिंग देखो ये निकल गई, ओके। अलाउिंग द इलोंगेटेड रेडिकल टू कम आउट, उसके बाद इसका रेडिकल बाहर निकलता है। देखिए आप लोग अब यहाँ से देख सकते हो, जैसे देखो ये देखो ये इसकी कोटिंग है, ये देखो मैंने कोटिंग निकाल दी है ना, कोटिंग निकाल दी। अब आप लोग नोटिस करो इसमें जो है ये देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस वाले पार्ट पे रेडिकल बाहर निकल रहा है, देखिए दिख रहा है ये वाले पार्ट पे, देखिए ये देखिए रेडिकल बाहर निकल रहा है, यस। तो इलोंगेटिंग रेडिकल टू कम आउट एंड फॉर्म द रूट सिस्टम। तो रेडिकल क्या बनता है? द रूट सिस्टम। वाटर इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फॉर द एंजाइम टू एक्ट अपॉन द फूड, ओके, और एंडोसोम सो दैट इट में कन्वर्ट इनटू डिफ्यूजेबल डिजॉल्व फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो यहाँ तक आप लोग होप की समझ में आया। सूटेबल टेम्परेचर भी होना चाहिए, बहुत लो टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए जर्मिनेशन के लिए। वेरी लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो एंड अ वेरी हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज दिस डेलिकेट टिश्यू, ठीक है। मॉडरेटली 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर ये मूंग को मैं फ्रीज में भिगो देती तो ऐसा नहीं होता। इसको मैंने बाहर भिगोया, उसके बाद उसको बांध के रखने, मतलब उसको नॉर्मल टेम्परेचर बता, फिर से फ्रीज में रखती, फिर से उसकी जर्मिनेट नहीं हो पाता। यानी कि उसको प्रॉपर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस तक आप लोग उसको रखना चाहिए। सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट ऑफर नीड अ हायर टेम्परेचर, जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, टू जर्मिनेट देन दोज ऑफ टेम्परेट रीजन। ऑक्सीजन भी ज़रूरत होती है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, देयर इज़ अ रैपिड सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसको खुले में अच्छे से बांध के रखना चाहिए, है ना, एकदम भी ऑक्सीजन नहीं रोकना चाहिए। द एनर्जी इज अवेलेबल ओनली बाय रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन और फूड, हैंस द सीड, हैंस द नीड फॉर ऑक्सीजन और एयर ज़रूरी है, ओके। अब सब एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कुछ सीड्स अगर हम बहुत सॉइल के अंदर डाल देते हैं जर्मिनेट होने के लिए तो वो हो नहीं पाता है। दो मेन रीज़न है, क्योंकि इनसफिशिएंट पुशिंग फोर्स इन द, मतलब पहले तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा फॉर रेस्पिरेशन, और सेकंड पॉइंट होगा कि इसमें इनसफिशिएंट पुशिंग फोर्स इन द एम्ब्रियोनिक पार्ट हिप्पोकोटाइल या एपिकोटाइल टू ब्रेक थ्रू द अपर लेयर ऑफ सॉइल, ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए।
सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन जर्मिनेशन। एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ पे यही मूंग वाला इन्होंने लिया है, एक मूंग को इन्होंने भिगोया है और फिर देखो उससे किल्ले निकल रहे हैं। अब ये देखो एक्सपेरिमेंट में हमें 2 बीकर लेने हैं, ए और बी, ठीक है। उसको हमें सब कुछ सीड्स डालने हैं, सीड्स ऑफ ग्राम और चिकपी, ओके, और वेट कॉटन वूल। इन अ बीकर बी प्लेस सम सिमिलर सीड्स, ओके, और ड्राई कॉटन वूल, यानी कि यहाँ पे तुम्हें थोड़ा गीले कॉटन वूल में रखना है, यहाँ पे तुम्हें ड्राई कॉटन वूल में रखना है। उसके बाद कि बोथ द बीकर्स इन एन ऑर्डिनरी रूम, और 1-2 दिन के बाद तुम देखोगे सीड्स इन बीकर ए विल जर्मिनेट बट नॉट इन बीकर बी, क्योंकि इसमें पानी का मॉइस्चर इसको नहीं मिला है ना, ये ड्राई कॉटन वूल था। समझ में आया? तो अगर जो बीकर ए है वो ऐसा बन जाएगा और बीकर बी ड्राई ही रहेगा, ओके। इट विल जर्मिनेट बट नॉट इन अ बीकर बी, शोइंग दैट वाटर इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, ठीक है। जो भिगोना उनको ज़रूरी होता है। तो एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सूटेबल टेम्परेचर इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। ये दोनों बीकर जैसे हमने ले लिए, अभी इसमें ग्रीन्स जैसे हमने ग्राम सीड्स और वेट कॉटन वूल डाला दोनों बीकर में। अगर दोनों बीकर में मैंने वेट में ही डाला, लेकिन बीकर ए को मैंने ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर को रखा, बीकर बी को मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर भी ज़रूरी है। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी। हम अगेन 2 फ्लास्क ले लें, फ्लास्क लेके उसमें बीकर ए बीकर बी रख दिया, स्प्रेड वेट कॉटन वूल इन ईच फ्लास्क। अब दोनों में मैंने समझो वेट कॉटन वूल रख दिया और उसको इन प्लेस ऑन टू कुछ ग्राम सीड्स उसमें सोक कर लिए। लोअर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड विच एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, यानी कि एक में हमने पायरोगैलिक एसिड डाला जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ऑक्सीजन विच एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन फ्लास्क बी माई बीन्स ऑफ अ थ्रेड, ठीक है। टेकिंग केयर दैट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ केमिकल फॉल्स ऑन द सीड्स और द कॉटन वूल। कीप द ट्यूब हैंगिंग, इस तरह हैंगिंग रखो इसको, ओके। तो अरेंज फ्लास्क इन द सेम वे एक्सेप्ट द टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क कंटेन प्लेन वाटर। तो इस केस में प्लेन वाटर है, इसमें आपको अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड है। तो ये दोनों फ्लास्क ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर में रखो। तो सीड्स इन फ्लास्क विल जर्मिनेट बट सीड इन फ्लास्क भी डू नॉट जर्मिनेट। रीज़न क्या होगा? बिकॉज देयर इज़ नो ऑक्सीजन, देयर में भी ऑक्सीजन ही नहीं है। देयर में मोस्ट बी स्लाइट जर्मिनेशन ड्यू टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन अच्छा जर्मिनेशन इसी में होगा कि इसमें ऑक्सीजन है। तो सीड्स रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है द 3 बीन सीड्स एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको क्या करना है? इन दिस एक्सपेरिमेंट 3 मेच्योर्ड एयर ड्राइड बीन्स लेना है और टाई टू अ ग्लास स्लाइड। इस तरीके से आपको उसको एक ग्लास स्लाइड से टाई करना है 3 मेच्योर्ड बीन को, ठीक है। लेने के बाद में दिस स्लाइड इज़ केप्ट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, ठीक है। एक बीकर कंटेनिंग वाटर पे स्लाइड पे इसको रखना है। मैंने दैट द टॉप सीड इज़ वेल अबाउ द वाटर, ठीक है। ये जो टॉप सीड इज़ वेल मतलब अबाव वाटर, ये वाला सीड जो होगा वो अबाव वाटर होगा, सीड अबाव वाटर। ये जो टॉप वाला टॉप सीड इज़ अबाव वाटर। ये वाला सीड जो होगा, जो मिडल वाला सीड होगा, इज़ जस्ट एट वाटर लेवल, जस्ट एट वाटर लेवल। और जो नीचे वाला सीड होगा कंप्लीटली इमर्स्ड होगा। क्या होगा? क्या होगा? कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। अब आपको देखना है इसको थोड़े देर के लिए वार्म प्लेस पे रखना है, थोड़े दिनों के लिए इनफैक्ट। तो तुम क्या नोटिस करोगे? जो मिडल सीड है वही जर्मिनेट करेगा, इट गेट बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। इसीलिए जो टॉप सीड नहीं जर्मिनेट करेगा क्योंकि इसमें पानी नहीं है ना, इसको पानी नहीं मिला, वो सूखा ही रह जाएगा। मिडल सीड में पानी और हवा दोनों मिला, और जो नीचे वाले सीड में पानी मिला लेकिन हवा नहीं मिला। तो इसीलिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है और अच्छा टेम्परेचर भी ज़रूरी है। किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए, समझे। इसीलिए इसी को कहते हैं द 3 बीन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट जर्मिनेशन, ओके। ये एग्जाम में भी आ सकता है। अब ये तो बात हुई जर्मिनेशन होता कैसे। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन में। देखो टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन में बेसिकली आपको पढ़ना है बहुत एपोकटाइल एंड मतलब 2 टाइप के जर्मिनेशन है, हाइपोगिल जर्मिनेशन और एपिगिल जर्मिनेशन, ठीक है। चलो देखते हैं। बोथ एपोकटाइल एंड हाइपोकटाइल ऑफ अ सीड नेवर इलॉन्गेट टुगेदर ड्यूरिंग अ जर्मिनेशन। देखो ये जो सीड है, सीड का ये वाला पार्ट क्या था हमारा? हाइपोकोटाइल, और ये एपिकोटाइल। दोनों पार्ट एक साथ नहीं जर्मिनेट करता है। सबसे पहले बात तो ये दिमाग में रखिए आपको, ठीक है, रख लिया मैंने। उसके बाद इट इज़ आइदर हाइपोकटाइल और हाइपोकटाइल दैट इलॉन्गेट, दोनों में से एक इलॉन्गेट होता है, ठीक है। ओके मैम, समझ में आया।
If the apophytile elongate, the cotyledons remain underground or on the ground if the seed is just underground, and the germination is called hypogyle. जैसे पी है, ग्रैम है, ये लोग अंडरग्राउंड रहेंगे। इफ द हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन, क्योंकि हाइपोकोटाइल जो है आप लोग नोटिस करो यहाँ पे है और एपिकोटाइल यहाँ पे है, ये नोटिस करिए आप लोग, इसकी पोजिशनिंग ज़रूर नोटिस करना, ठीक है। इफ द हाइपोकोटाइल elongate, the cotyledons are pushed above the ground. Okay, they are pushed above the ground, and this type of germination is called epigale or castor bean. castor bean में ये पुश अबाव द ग्राउंड होता है। तो हाइपोगिल में क्या हो रहा है, जैसे ये पी में जर्मिनेशन देख लो आप लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, पी सीड में द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स कंसिडरेबली, एंड ये प्लांट ऊपर को जा रहा है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या देख रहे हो आप लोग? नहीं, पी में नीचे को पी रेडिकल प्लूम्यूल, यहाँ पे अभी मैं देखो बता रही हूँ, पहले तो आप लोग ये देखिए डिफरेंस क्या है हाइपोगिल और एपिगिल जर्मिनेशन का। कॉटिलिडॉन्स रिमेन अंडरग्राउंड हाइपोगिल जर्मिनेशन में, है ना, और एपिगिल जर्मिनेशन में कॉटिलिडॉन पुश्ड अबाव द ग्राउंड, ठीक है। हाइपोगिल जर्मिनेशन में अगर हाइपोगिल जर्मिनेशन हुआ, जैसे कि सही है ना, देखो हाइपोगिल नीचे की तरफ है, हाइपोगिल अगर हाइपोकोटाइल की जर्मिनेशन में हाइपोगिल नीचे की तरफ जाएगा और अंडरग्राउंड रहेगा। यहाँ पे अगर एपिगिल वाला पार्ट हुआ तो वो ऊपर की तरफ जाएगा और अबाव द ग्राउंड आएगा, सीड्स अबाव द ग्राउंड पुश हो जाएंगे। कॉटिलिडॉन्स एपिकोटाइल यहाँ पे इलोंगेट फास्टर होता है हाइपोगिल जर्मिनेशन, और एपिकोटाइल इलोंगेट्स फास्टर। देखो हाइपोगिल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल इलोंगेट्स फास्टर और एपिगिल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स फास्टर, ठीक है। हाइपोगिल जर्मिनेशन यूजुअली अकर्स इन मोनोकोटिलिडॉन सीड्स, ठीक है, मोनोकोटिलिडॉन सीड्स में ज़्यादा होता है हाइपोगिल जर्मिनेशन। अभी मैं दिखाऊंगी आप लोग को एग्जांपल। और एपिगिल जर्मिनेशन में इट यूजुअली अकर्स इन डाइकोटिलिडॉन्स। तो आपको क्या करना है, जर्मिनेशन इन सम कॉमन सीड्स देख लो एग्जाम्पल के साथ, हाइपोगिल और एपिगिल जर्मिनेशन। हाइपोगिल जर्मिनेशन में मैंने क्या कहा था, कॉटिलिडॉन्स रिमेन अंडरग्राउंड। देखो ये जो कॉटिलिडॉन्स है अंडरग्राउंड ही रहते हैं, है ना। तो सीड्स एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल, फिर द टेस्टा सॉफ्टन्स एंड बर्स्ट, टेस्टा बर्स्ट होगा, ये जो टेस्टा बर्स्ट हुआ, एंड द रेडिकल इमर्जेस, जो रेडिकल है वो इमर्ज होगा और वो रूट बनेगा। द प्लूम्यूल ग्रोज अपवर्ड एंड फॉर्म्स द शूट। देखो ये वाला हाइपोगिल जर्मिनेशन होगा। इन द अर्लियर स्टेजेस एट द प्लूम्यूल इज आर्क्ड, प्लूम्यूल देखो आर्क्ड हो गया ना, थोड़ा सा आर्क आया है, एंड दस प्रोटेक्ट्स द यंग प्लांट्स या यंग शूट्स फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग इट्स इमर्जन फ्रॉम द सॉइल। द कॉटिलिडॉन सप्लाई फूड टिल सीडलिंग इज़ एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तब तक कॉटिलिडॉन फूड देते हैं। जैसे नहीं घर तक, जब तक आप लोग बड़े होते हैं माँ बाप आप लोग को खाना पीना पैसा देते हैं, जैसे ही बड़े हो जाते हैं अपना खुद देखते हैं। ये वाली बात यहाँ पे भी यही है, कॉटिलिडॉन तब तक फूड देता है जब तक सीडलिंग एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेटर दे विदर एंड श्रिवल अप, द कॉटिलिडॉन रिमेन अंडरग्राउंड। जो कॉटिलिडॉन्स है, ये जो कॉटिलिडॉन्स है ये अंडरग्राउंड ही रहते हैं, क्या रहते हैं, अंडरग्राउंड। एंड जर्मिनेशन इज़ हाइपोगिल। जर्मिनेशन कैसे है, जो कॉटिलिडॉन्स अंडरग्राउंड रहेंगे तो जर्मिनेशन हम क्या कहते हैं, हाइपोगिल जर्मिनेशन। जब कॉटिलिडॉन्स, अगेन मैं कहती हूँ, जब भी कॉटिलिडॉन्स अंडरग्राउंड रहते हैं उस टाइप के जर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोगिल जर्मिनेशन। एग्जाम्पल पी सीड, ओके। अब एक और एग्जाम्पल देख लो, बीन सीड वाला एपिगिल जर्मिनेशन। ये डाइकोटिलिडॉन सीड में ज़्यादा होते हैं, जैसे बीन वगैरह। तो सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल, देखो ये सीड है। अब ये सीड जो है, देखो आप लोग नोटिस करो, सीड जो है एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इट स्वेल्स। उसके बाद द रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड, रेडिकल विल डेफिनेटली ग्रो डाउन टू फॉर्म रूट सिस्टम। उसके बाद द आर्क्ड पार्ट ऑब्वियसली प्रोटेक्ट्स द व्हाट, हाइपोकोटाइल ग्रोथ फॉर्मिंग एन आर्क लूप अबाउट द सॉइल, और देन स्ट्रेटन ब्रिंगिंग द कॉटिलिडॉन्स अबाउट द सॉइल। जर्मिनेशन इज देयरफॉर एपिगिल। एपी मतलब अबाव, जियो मतलब
तो कॉटिलीडॉन बिकम द फर्स्ट ग्रीन लीव्स एंड सून फॉलो आफ्टर द फॉइलेज लीव्स ग्रो। अब मेज ग्रेन में क्या हो रहा है, मेज तो हाइपोगिली दिखाता है, यहाँ पे भी देखिए पानी ले लेता है, स्वेल होता है, फिर रेडिकल निकल आता है, रेडिकल रूट बन जाता है, देखो रेडिकल रूट बन गया, एंड द फ्रूट वॉल जो है वो डाउनवर्ड्स ग्रो हो रहा है टू फॉर्म द रूट सिस्टम। और उसी ग्रेन से अब देखो ऊपर की तरफ न्यू रूट्स, यहाँ पे न्यू रूट्स डेवलप हो गए फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जिसको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। और पहले फाइबर ये न्यू रूट्स को एडवेंट, और ये किस टाइप के रूट्स हैं, फाइब्रस रूट, और फाइनली प्लांट ग्रो हो गया। तो जो प्लूमूल जो है पेयर्स बाहर निकल आता है और फाइनली इट ग्रो स्ट्रेट अपवर्ड्स। टू प्रोटेक्टिव शीट्स दैट इज़ कोलियोहिरिजा एंड कोलियोप्टाइल, अगर याद है आप लोगों को, ये मेम्ब्रेनियस कवरिंग ऑन द एक्सिस बन जाते हैं। ये देखिए एक्सिस पे मेम्ब्रेनियस कवरिंग बनाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं सीडलिंग को। द कॉटिलीडॉन स्कूटिलम एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम द एंडोसोम टिल इट इज एग्जॉस्टेड। तो जो हाइपोकोटाइल डज नॉट इलेंगेट, यहाँ पे हाइपोकोटाइल डज नॉट इलेंगेट, और जर्मिनेशन हिपोगिल, यानी कि हाइपोगिल में हाइपोकोटाइल इलोंगेट नहीं होता है, हाइपोगिल में क्या इलोंगेट होता है, एपिकोटाइल, ये याद रखना है। एपिकोटाइल देखो, एपिकोटाइल इलोंगेट हो रहा है, हाइपोगिल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल इलोंगेट होता है। और इसमें किसमें कहते हैं, एपिगिल जर्मिनेशन में इस टाइप की जर्मिनेशन में, एपिगिल जर्मिनेशन में कौन इलोंगेट होता है, एपिगिल जर्मिनेशन में जो कॉटिलीडॉन्स होते हैं वो पुश्ड अबाव द ग्राउंड। देख रहे हो ना कॉटिलीडॉन, ये कॉटिलीडॉन्स थे, यहाँ पे कॉटिलीडॉन हाइपोगिल में नीचे ही थे, यहाँ पे कॉटिलीडॉन जो है दे आर पुश्ड अबाव द ग्राउंड। ये देखो अबाव द ग्राउंड, हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है, यहाँ पे हाइपोकोटाइल इलोंगेट हुआ, एपिकोटाइल नहीं इलोंगेट हुआ। ये डाइकोटिलीडॉन सीड्स में होता है, दोनों में डिफरेंस देखिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और मेज का भी मैंने बताया हाइपोगिल जर्मिनेशन होता है। एक होता है विविपैरस जर्मिनेशन। विविपैरस जर्मिनेशन में बेसिकली होता क्या, मैंग्रोव प्लांट्स लाइक राइजोपोरा एंड सोनारेटिया या सोनारेशिया शो स्पेशल मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन का विविपैरी। इसमें जो सीड्स जो जर्मिनेट होते हैं फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं, जब तक वो पेरेंट प्लांट से अटैच ना हो, ठीक है। ये देखो इस टाइप के प्लांट में, ओके। आफ्टर जर्मिनेशन, जब पूरा जर्मिनेशन हो गए उसके बाद प्लांट ड्रॉप्स द सीडलिंग, जो सीडलिंग है, ओके। यहाँ पे देखिए हाइपोकोटाइल है, ये है ना, और ये फ्रूट है, ये उसका रेडिकल है, मतलब ये सीडी का पार्ट है, ठीक है। और ये हाइपोकोटाइल, ये दिख रहा है आपको, हाइपोकोटाइल यहाँ पे, इसका हाइपोकोटाइल यहाँ है, इसका हाइपोकोटाइल यहाँ है, ये मड है वाटर, यानी कि ट्विग ऑफ राइजोपोरा शोइंग विविपैरस जर्मिनेशन, सीडलिंग ग्रोइंग इन मड। जो भी सीडलिंग है वो कहाँ पे ग्रो हो रहा है, मड में। सीडलिंग इज व्हाट, द फर्स्ट प्लांट। तो विविपैरस प्रोड्यूसिंग लाइव यंग वंस, ऐसे कह सकते हो। तो सीडलिंग जो एक्चुअली होता है, जर्मिनेशन इन एनी प्लांट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग, यानी कि सीडलिंग इज अ स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड बिफोर इट हैज़ बिकम होली इंडिपेंडेंट ऑफ फूड स्टोर इन इट। यानी कि अभी भी वो कॉटिलीडॉन उसको सपोर्ट कर रहा है फूड में, जैसे तुम लोग हो, पेरेंट्स तुम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम लोग अभी भी सीडलिंग हो। The roots of the seedling absorb water and minerals from the soil. The leaves start manufacturing food for the young plant धीरे धीरे, which keeps growing and becomes a mature plant, produces flowers and seeds in the tub. ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि डाइकॉट सीड क्या होता है, मोनोकॉट सीड क्या होता है, सीड क्या होता है, मतलब टाइप्स ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, डायग्राम्स को अच्छे से पढ़िए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।